शीर्षक कालनेमी। जब जवान मर्द डाकू रेल की पटरी पर पांव कट जाने से काम का न रहा, तब ये इतनी बड़ी दुनिया भी उसे जीने का कोई रास्ता न दिखा सकी। बहुत भटकने के बाद अंत में वो अपनी पत्नी सोममत को साथ लेकर पोटलडांगा के भिखरी पाड़ा में आकर टिक गया। वहां के रहने वालों ने उसे रहने की जगह देने में कोई आपत्ति नहीं की, पर उस पति पत्नी के रिश्ते को वे किसी भी तरह बर्दाश्त करने को तैयार न हुए। बोले, रहना है तो रहे, लेकिन ये बीवी बच्ची अचक्कर क्यों बाबा? यहां ये सब नहीं चलता। यहां तो बस मुड़ी मिश्री का एक ही सौदा है। सुनकर डाकू का मन इस आखिरी आसरे से भी उचट गया। बोला, सुना तूने मैना, अब इसके बाद? मैना बोली, अब कहां जाएगा फिर? 2 महीने तो सारी धरती छान मारी, कहीं ठौर मिला? जब सिर छुपाने को एक झोपड़ी मिल ही गई है तो अब तुझे और भटकने न दूंगी। मेरी चिंता, वे मेरा क्या बिगाड़ेंगे, उसकी फिक्र तुझे नहीं करनी। डाकू बोला, सब समझ गया, लेकिन सुना तो ये लोग गिनती में बहुत हैं, ऊपर से चुप रहे तू। गिनती में बहुत हैं, मेरी कटारी रहते मैं उन मरे हुओं के झुंड से डरूं? पत्नी के शांत उपवास से सूखे चेहरे की ओर देखकर डाकू दोमन में पड़ा बोला, ठीक है रहेंगे, लेकिन मत कर। वे रह गए। लेकिन जैसे तेल और पानी मिलते नहीं, वैसे ही पति पत्नी का बंधन बचाए रखकर वे उस टोली में कभी घुल न सके। घुलने की बेचैनी भी उनमें नहीं थी। मैना भोर होते ही डाकू को लेकर सड़क के मोड़ पर बिठा आती, फिर टोली के साथ निकल पड़ती। दोपहर को उसे लाकर खिलाती पिलाती और सांझ से पहले फिर उसी जगह छोड़ आती। रात 12-1 बजे लौटकर उसे ले आती और दोनों सो जाते। रोज इसी तरह दिन कटते। किसी से निकटता बढ़ाने की न उन्हें जरूरत थी न इच्छा। वे अपने में थे, अपने दुख में, अपने सहारे, अपने रिश्ते में। हरीमती के घर की रत्ना एक दिन सांझ के समय बहुत लोगों के सामने ही मैना से लिपट गई। उस मोहल्ले में ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसा अक्सर होता रहता था, लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद जो हुआ उससे कोई भी परिचित नहीं था। दोनों हाथों से नाक पकड़कर रत्ना जमीन पर गिर पड़ी और करहाने लगी। मैना कपड़े संभालकर गंभीर भाव से अपने घर की ओर चली गई। मजाक के नतीजे में नाक से धार की तरह खून बह जाने के बाद रत्ना उठकर बैठी। पोटला बोला, क्या हुआ रे, एक औरत के हाथों ढेर हो गया? करहाते हुआ रत्ना बोली, ऐसी अचानक घूसा मारा, कसम से संभलने का मौका ही नहीं मिला और बिल्कुल नाक की नोक पर। उफ! करीब 8 साल की एक लड़की बोली, बस कर और बोल मत। ऐसे सांड जैसे मर्द होकर शर्म नहीं आती? उसकी ओर जहरीली नजर से देखते हुए रत्ना बोली, अच्छा बच्ची, 1 ही महीने में सर्दी नहीं जाती, मैं भी देख लूंगी, अगर उस सालियों का घमंड न तोड़ पाई तो। पोटला बोला, छोड़, बहुत हो गया, अब घर जा, नाक तो पूरी तरह खून से भर गई है। तीखी नजर से मैना के घर की ओर देखकर रत्ना लड़खड़ाती हुई अपने घर में घुस गई। फिर सब अपने अपने बिलों में जा डूब के। मैना के एक बेटा हुआ। बच्चे को लेकर वो ऐसी मस्त हो गई कि सबको बहुत ही बेमेल, अटपटा लगने लगा। दिन रात सेवा टहल, नहलाना खिलाना, कितना कुछ। पति पत्नी दोनों ने ही कमाने बाहर जाना छोड़ दिया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसी को तोड़ तोड़ कर गुजारा चलने लगा। खैदी पिसी के गिरोह में ये बात नहीं जमेगी, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। वहां पति पत्नी, बेटा बेटी, बाप मां, किसी रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं था। हर जवान औरत के यहां हर साल एक बच्चा होता, एक भी साल खाली नहीं जाता, लेकिन बस पैदा होने तक ही। उसके बाद उन बच्चों को धर्म के नाम पर छोड़ दिया जाता। देखने सुनने वाला कोई नहीं, ज्यादातर मर जाते। जो कभी कभार बच जाते वे औरों की तरह ही बिना किसी बंधन के पलते बढ़ते। उनके माँ बाप कौन थे किसी को पता ना होता। वे बस इतना जानते थे कि जैसे गिरोह का हर आदमी अकेला है, वैसे ही वे भी अकेले हैं। लड़कियों को उम्र होते ही निमतुला जैसे हर अड्डे पर भेज दिया जाता। ये गिरोह की बड़ी आमदनी थी। लड़कों को जेब कतरी की तालीम दी जाती, यही वहां का दस्तूर था। ऐसी जगह में जब मैना अपने बच्चे को लेकर हद से ज्यादा लाड़ प्यार दिखाने लगी तो सबको ही वो जरूरत से ज्यादा नखरेबाजी लगने लगी। खेदी बोली, घिन आ रही है, ये क्या भद्र घर की बहू बन गई है क्या? हरामजादी, जहां 2 पैसे कमाने की चिंता होनी चाहिए वहां बस स्वामी स्वामी किए जा रही है। और देखो तो, एक कांटा चुभा नहीं कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अरे तो मर जाएगी तो क्या वो तेरा श्राद्ध करेगा? मैना सब सुनती थी पर बदन पर नहीं लगाती थी। जब बच्चा 2-2.5 महीने का हुआ तब वे दोनों फिर से कमाने निकलने लगे। बूढ़ी हरीमती को मैना से कुछ लगाव था, वही बच्चे की रखवाली करती थी। एक शाम वो बच्चे को सड़क के मोड़ पर छोड़कर लौट रही थी। अड्डे के फाटक के भीतर कदम रखते ही रतन आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्यों रे, उस दिन बड़ी आग उगली थी ना तूने? ताड़ी की गंध चारों तरफ फैल गई। मैना बोली, रास्ता छोड़। अरे बारूद की औलाद कम नहीं है तू, मार डालना, कहीं आज फिर घुसा तो नहीं चलाएगी, कहकर वो चिल्लाया। पोटला! मैना ने देखा सामने वाले कमरे से और 2 आदमी उतर आए। उसे डर लगा, पर डर को दबाकर वो बोली, क्या चाहता है रे, बोल।
ओहो, रास्ते में खड़ी रहोगी? चुपचाप उस कमरे में घुस जा बच्ची, या बेइज्जत होने का शौक है? तीखी निगाह से उनकी ओर देखकर आवाज को जितना हो सके उतना मुलायम बनाकर मैना बोली, हुजूर जरा सब्र तो करो, बच्चे को छोड़ आई हूं, बहुत देर हो गई है, बस एक बार उसे देख आऊं फिर चली आऊंगी। पोटला बोला, जाने दो, बच्चे से क्या होगा, अब बच्चे को देखने की जरूरत नहीं, जिंदा रही तो ऐसे कितने बच्चे होंगे, बच्चे का गम क्या बाबा। रतन लड़खड़ाती जुबान में तुक बांधने लगा, मेरी सागर पार की मैना जंजीर बांधे रुकती ना, दूंगा चांदी के गहने, जाने की बात कहती ना। छी मानिक, ऐसी बातें कहने की थीं क्या? मैना समझ गई, भयानक मुसीबत सामने है। एकमात्र सहारा छुरी, वो भी कमरे में पड़ी है। खाली हाथ 3 जानवरों से लड़ना नामुमकिन। इधर उधर नजर घुमाते घुमाते वो अचानक दौड़ पड़ी। पोटला झपट कर उसका कपड़ा पकड़ लिया। वो कपड़ा छुड़ाकर फिर भागने ही वाली थी कि रतन आकर उस पर टूट पड़ा। अब जादू दिखाने की जगह नहीं मिली जान, चल अब सारा का अंदर, कितने करतब जानती है उस कमरे में चलकर दिखाना। मैना ने हाथापाई की, गिड़गिड़ाई, बहुत विनती की, लेकिन जिनके भीतर भूख और पशु लालसा के सिवा और सब वृत्तियां मर चुकी हों, उन पर विनती का क्या असर। तीनों ने उसे घसीटते खींचते कमरे के भीतर ले गया। रात हो चुकी थी। डाकू रास्ते किनारे बैठा परेशान हो गया। मैना के आने में इतनी देर तो कभी नहीं होती। कुछ देर और बैठा, बेचैन हो उठा, फिर हाथ में लकड़ी पकड़कर खड़ा हो गया। धीरे धीरे चुपचाप वो आस्ताने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा हड़कंप मचा हुआ था। सामने कमरे में बहुत लोग इकट्ठे होकर उलझन में लगे थे। वो धीरे धीरे जाकर किनारे खड़ा हो गया। खेदी ने कहा, अरे इसमें क्या बुराई हुई बच्चा, रतन को तो छुरी ही पसंद है, तुम्हारा तो जैसे उग्र स्वभाव है। मैना एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके सिर के बाल झुंडों में उठे हुए, चेहरा सूखा, आंखें थोड़ी संकरी और धसी हुई थी। खेदी बोला, यहां पड़े रहकर और क्या करेगा बच्चा, कमरे में जाओ। डाकू कुछ बेवकूफ नहीं है, जब वो आएगा तो समझ जाएगा। फिर भी कह रहा हूं, जहां के नियम है उनका पालन करना ही होगा। पेट पालने के लिए रास्ते पर निकलना पड़ता है, तब क्या पति पत्नी के झगड़े चलेंगे? सभ्य ढंग से रहना हो तो उसका स्थान अलग होना चाहिए। ठीक न समझ पाए, पर डाकू ने मोटे तौर पर बात समझ ली। वो चुपचाप नीचे उतरकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैना कमरे में आई, उसने कहा, तुम कुछ मत सोचो मैना, गलती मेरी ही। मैना बोली, तुम कुछ भी तय नहीं करोगे? ऐसे ही? दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए वो मुड़ी और जोर से फूंकारने लगी। डाकू उठकर उसके पास आया और बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और तीव्र लालसी स्वर में कहा, ठीक है, रहना ही पड़ेगा। जब यहां रहना है तो क्या किया जाए, आओ तुम। मैना चकित होकर उसकी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा या मार्मिक भाव नहीं था, केवल भूख की जलन और तेज आग जैसी आंखों में चमक। रत्ना तो और कोई था? डाकू ने उसे अपने बगल में खींचा। मैंने उन्हें झटके में खुद को छुड़ा लिया। फिर एक हाथ से आंखों के आंसू पोंछते हुए, दूसरे हाथ से अपने कपड़े को ठीक करते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। अस्फुट सूखी आवाज में डाकू बोला, कहाँ जा रही हूं मैना? रत्ना के पास। वो चलते हुए गई। जाते जाते उसने सुना डाकू कह रहा था, कसम से एक बार और आना यहां। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।